अच्छा बताओ, अभी जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। तो ये जो आयोजन है ये भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इसके द्वारा किया गया। तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। ये एक्सचेंज फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल एजेंसी बनी थी, जिसने अभी डायरेक्टर जनरल बनाया अपना डीजे पांडियन को। और अभी प्रधानमंत्री जी ने अहमदाबाद में ही इन स्पेस के मुख्यालय का भी उद्घाटन किया था। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और भारत की पहली स्टील सड़क ये कहाँ पे बनाई गई? सूरत में। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? गांधीनगर में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी कहाँ पे रखी गई? गुजरात में, गुजरात के जामनगर में। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, किस राज्य ने 61 दिनों के देश के सबसे लंबे सदन सत्र के साथ 2021 में फिर से पहला स्थान हासिल किया? तो आंसर होगा। तो कोविड-19 के कारण 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाजा से देश भर में केरल 8वें स्थान पे था, पर 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और वैसे आपको बता दें कि 2016 से लेकर 2019 तक केरल विधानसभा बैठकों के मामले में टॉप पे था। और ये डेटा जारी किया है PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च थिंक टैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केरल इसमें पहले स्थान पे रहा 61 दिनों के साथ, और उड़ीसा 43 दिनों के साथ इसमें दूसरे स्थान पे रहा। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो जब भी ऑनलाइन कैब टैक्सी की बात होती है तो आपके माइंड में दो नाम आएंगे, उबर या फिर ओला। मतलब इस फील्ड में इन दोनों का ही दबदबा, इन दोनों का ही राज है, और कई बार इस कारण से ये मनमानियां भी करती हैं। तो अब केरल सरकार ने इन कंपनियों की मनमानियों को खत्म करने के लिए अपनी खुद की सरकारी अफोर्डेबल ई कैब सेवा को शुरू करने की घोषणा की। और याद रखना, देश में किसी भी राज्य सरकार की ओर से शुरू की जाने वाली ये पहली ऑनलाइन कैब सर्विस होगी। इस सर्विस का नाम केरल सवारी होगा। इस सरकारी ऑनलाइन कैब सर्विस से राज्य में चल रहे ऑटो रिक्शा और टैक्सियों को जोड़ा जाएगा। इसका मकसद क्या है? पब्लिक को अफोर्डेबल रेट्स पर सुरक्षित और विवाद मुक्त यात्रा सेवा मुहैया करवाना। ये जो सेवा है ये लोगों को ओला और उबर से तो काफी सस्ती पड़ने वाली है। अच्छा, इसी तरह से केरल से आपको एक और पॉइंट याद आता होगा। जिस तरह से आप लोग मूवीज या सीरियल वगैरह देखते होंगे डिज्नी हॉटस्टार या अमेजन प्राइम पे, तो उन्हीं की तरह अब सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा केरल। आपको याद है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा केरल में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन भी केरल में किया गया था। और केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य भी है। उसके अलावा कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही है। तो ये सब याद रखना आप केरल से। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू ने इतिहास रचा? तो आंसर होगा भारत। तो अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने डॉर्नियर विमान में उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। तो कौन सा सागर? ये याद रखना, अरब सागर। कौन सा विमान था? डोर्नियर विमान था। और किसने लीड किया वो याद रखना, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने। आप जानते हो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी? अभिलाषा बराक। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी। और राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी थी? शिवांगी सिंह। अच्छा, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। पहली कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स थी। चलो बताओ, अटलांटिक महासागर के ऊपर अकेली उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी थी? आरोही पंडित।
क्या आप जानते हो नॉर्थ पोल को क्रॉस करने वाला इकलौता वुमेन का जो क्रू था जिसको लीड किसने किया था? आंसर होगा जोया अग्रवाल ने। अच्छा, अरब सागर का मोती पर्ल ऑफ अरेबियन सी किसे कहते हैं? याद रखना, कोच्चि को कहते हैं। तो देखो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ बताने की मैंने कोशिश की इस प्रश्न में, तो ये आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन धनुरी लॉन्च किया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया ने। तो अभी साउथ कोरिया ने 5 अगस्त 2022 को अपना पहला मून मिशन लॉन्च कर दिया है। और साउथ कोरिया के इस पहले मून मिशन का नाम क्या है? धनुरी। इसे एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसके फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। तो साउथ कोरिया का ये मिशन चांद की मैग्नेटिक फील्ड, यूरेनियम और पानी वगैरह की जांच करेगा, साथ ही सबसे ठंडे और अंधेरे वाली जगह की खोज करेगा। वो ऐसी जगहों का पता लगाएगा जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती। धनुरी का मतलब ही होता है मून और एंजॉय। अब यहां पे अगर मैं द हटा दूं तो क्या बचेगा? नूरी। तो ये नूरी रॉकेट को लॉन्च किसने किया था? अभी साउथ कोरिया ने ही लॉन्च किया था। और नूर क्या है? नूर एक सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया था ईरान ने। देखो, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के भी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? चलो ये बताओ, ये आपके लिए प्रश्न हो जाएगा। नए प्रेसिडेंट कौन है? और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल कहते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताओ, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बना रहा है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ये दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी बना रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम प्रोजेक्ट। इस शहर की लंबाई कितनी होगी? वर्टिकल मतलब क्या होता है? खड़ा हुआ, लंबवत। तो ये लंबाई में होगा शहर। तो इसकी लंबाई कितनी होगी शहर की? 170 किलोमीटर और चौड़ाई मात्र होगी 200 मीटर। इस शहर में एक कोने से दूसरे कोने में जाने में आपको 20 मिनट लगेंगे। और इस शहर की ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है। मतलब इसमें घर के ऊपर घर बनेगा, फ्लैट नुमा जैसे होते हैं वैसे ही। और अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रदूषण मुक्त शहर होगा। तो याद रखना, कहाँ पे बन रहा है ये? सऊदी अरब में। और आपको एक मरुस्थल याद रखना है, रब अल खाली मरुस्थल। ये आपको सऊदी अरब में ही मिलेगा। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार अभी बनी थी दुबई की। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पे हो रहे हैं? 2022 में कतर दोहा में। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में हीरो को विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया, एक तो जो हीरे होते हैं, जो डायमंड होते हैं, एक तो हमें नेचुरल रूप से धरती के अंदर से मिलते हैं, खदानों से मिलते हैं, और दूसरे लेबोरेटरीज में हम आर्टिफिशियली डेवलप करते हैं। तो ऐसे ज्वेलरी, ऐसे व्यक्ति जो इन लेबोरेटरीज में वो आर्टिफिशियल डायमंड को बनाते हैं, तो उन व्यक्तियों को लैब में कुछ मशीनें वगैरह भी चाहिए होंगी। तो उसके लिए एसबीआई इन्वेस्ट करेगा, उनको लोन देगा। और इस तरह की फील्ड में इन्वेस्ट करने वाला ये पहला भारतीय बैंक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, जिनकी अभी बुक आई थी द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला ये पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना था। अभी इसकी पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी थी? ए मणिमेखलाई। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे तो आईटी पोर्टल के साथ एकीकृत इंटीग्रेट होने वाला पहला बैंक बना था ये। और आईसीआईसीआई बैंक ने कैंपस पावर नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। ये सब बातें याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अगस्त 2022 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा नवी म्यूचुअल फंड। तो नवी म्यूचुअल फंड ने 2022 के लिए अपना छठा फंड नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये भारत का पहला ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को दोहराने की कोशिश करेगा, जो भारत में टॉप 300 कंपनियों में निर्माताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आसान बनाना है। आपको याद है कुछ समय पहले यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया था। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया था #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को। और एलआईसी म्यूचुअल फंड, इसके नए एमडी सीईओ बने थे टीएस रामकृष्णन। आपको याद हो तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया था, जिसकी अब अध्यक्षता करेंगी आरबीआई की पूर्व डेप्यूटी गवर्नर उषा थोराट। तो ये बातें याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो का उद्घाटन अभी किस शहर में किया जाएगा? तो आंसर होगा कोलकाता में।
तो अभी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि कोलकाता के अंदर एक अंडर वाटर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। ये लाइन सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी, जो हुगली नदी के नीचे बनेगी, और पानी के अंदर ये 500 मीटर आधा किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कब तक बनकर तैयार होगी? 2023 तक। अच्छा, पश्चिम बंगाल से याद आएगा, अभी पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनेंगे। पहले 23 हैं, अभी 7, तो टोटल हो जाएंगे फिर 30। और यहाँ के अभी तक जो गवर्नर थे कौन? जगदीप धनखड़, वो तो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि अब यहाँ के गवर्नर का पद किसने संभाल लिया। और याद रखना, पश्चिम बंगाल में ही खोला गया है भारत का पहला टायर पार्क। और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर विरासत सूची में शामिल किया गया था, इंटेंजिबल साइट्स। और कौन से नंबर की बनी थी दुर्गा पूजा? 14 नंबर की साइट बनी थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं। अगस्त 2022 में खारे पानी से उत्पन्न बिजली से जलने वाली देश की पहली एलईडी लालटेन, जिसका नाम है रोशनी, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी इन्होंने खारे पानी से उत्पन्न बिजली से जलने वाली देश की पहली एलईडी लालटेन को अभी चेन्नई में लॉन्च किया है, और इस लालटेन का नाम रखा है रोशनी। इसे चेन्नई स्थित राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया। यह लालटेन तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों समेत जरूरतमंदों के लिए काफी मददगार साबित होगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक सोलर चूल्हा भी लॉन्च किया था, जिसका नाम है सूर्या नूतन। और बताओ, अभी अडानी ग्रीन ये कहां पर भारत की पहली पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू करेगा? तो आंसर होगा राजस्थान के जैसलमेर में। अच्छा, खारे पानी से एक झील आपको याद आएगी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह है चिल्का झील, जो आपको मिलेगी उड़ीसा में। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, आंसर होगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील बोलेंगे तो भी यही आंसर होगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो चेनाब नदी के ऊपर है ये पुल, जो कि कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। चेनाब नदी के ऊपर है, ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है किस नदी के ऊपर है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो अभी बनकर के तैयार हो गया। बनकर के तैयार होने से मतलब है अभी जो इसका आर्च वाला पोर्शन है ना, वो पूरा कंप्लीट हो गया। जो ऊपर एक जॉइंट था फाइनल, वो जॉइंट लगा दिया गया। इसका निर्माण शुरू हुआ था सन 2002 में अटल जी के टाइम पे। ये कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा है। और नदी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर है। और पेरिस में जो एफिल टावर है उससे ये 35 मीटर ऊंचा है। लंबाई की बात करोगे तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, चेनाब नदी के ऊपर है, तो आप बताओ चेनाब नदी ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे जाके इसमें झेलम नदी मिल जाती है। और अगर आपसे पूछूं मैं कि चेनाब नदी, इसको वेदों में क्या कहा गया? अस्कनी। झेलम नदी को वेदों में क्या कहा गया? तो ये भी याद रखो, वितिस्ता। और रावी को क्या कहा गया? पुरुषणी कहा गया। चलो मुझे बताओ, अंडर वाटर मेट्रो ये कहां पे शुरू होगी? तो कोलकाता में। कौन सी नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये किस नदी पर बनेगा? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में। कौन सा बांध है? ओमकारेश्वर बांध। कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट। और बताओ, सतलुज नदी ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। और इसी के किनारे बसा हुआ है शंघाई शहर। अच्छा देखो, हम पुल यानी कि ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न पहले मैं आपसे पूछूंगा। बताओ, अभी किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था? तो यह आपको मिलेगा मेघालय में। अभी दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां पे खोला गया? चेक रिपब्लिक में, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721 मीटर इसकी लंबाई है। और अगर पूछे कि भारत में कहां पर सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बना? नागपुर में, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। और अभी दुनिया का लंबा कांच का पुल ये कहां पे बना? वियतनाम में, जिसका नाम क्या है? व्हाइट ड्रैगन, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। और अभी ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था हमने, किसके साथ? ओमान के साथ। कहां पर किया था? राजस्थान में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े, तो इनको याद जरूर रखना।
प्रश्न फंसेंगे तो यहां से फंसेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 में सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री में मुहैया कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो अभी स्कॉटलैंड ये सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री में उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो सभी के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स का कानून बन जाने से सरकार ने एक साल में 24 मिलियन पाउंड्स खर्च का अनुमान लगाया है। आपको याद होगा, 1-2 साल पहले हमने पढ़ा था कि स्कॉटलैंड इसने स्कूल में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त मुहैया कराने की शुरुआत की थी, और अब ये दुनिया का पहला देश बन गया है सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री में उपलब्ध कराने वाला। चलो, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपका बनेगा करंट अफेयर्स का कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल का कुंभलांगी गांव। अच्छा, स्कॉटलैंड से कुछ याद आया? कोप 26 का आयोजन हुआ था 2021 के अक्टूबर में। कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और इस साल कोप 27 का आयोजन होगा मिस्र यानी कि इजिप्ट में, और अगले साल यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा कोप 28 का आयोजन। स्कॉटलैंड के कैपिटल होती है एडिनबर्ग, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना? तो आंसर होगा यूके। तो अभी ब्रिटेन ने एक ऐसी बूस्टर डोज को मंजूरी दी है जो ओरिजिनल कोरोना स्ट्रेन और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के खिलाफ कारगर है, और इसी के साथ ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया जिसने इस तरह की वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन का नाम है एडवांस मॉडर्ना वैक्सीन, और भारत ने जानवरों के लिए अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन जो बनाई थी उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स नाम है उसका। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में भारत ने किस देश को पहला डोर्नियर विमान सौंपा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी भारत ने एक समारोह के दौरान श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है ना, रानिल विक्रमसिंघे, उनकी उपस्थिति में श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। इसका मकसद क्या है? दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और बढ़ावा देना। तो ये श्रीलंका की तत्काल सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा, और श्रीलंकाई बेड़े में शामिल होने वाला ये पहला डोर्नियर विमान है। तो जो भारत है ये श्रीलंका को 2 डोर्नियर विमान उपलब्ध कराएगा, जिसका निर्माण कौन कर रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और आपको याद होगा, जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है किस वर्ष तक मिग 21 बाइसन विमान को बाहर कर देगी, यानी कि रिटायर्ड कर देगी? तो आंसर होगा 2025 तक। और अभी रशिया ने, आपको याद होगा, दुनिया का सबसे बड़ा विमान था मारिया, इसको तबाह कर दिया। इसको ही एंटोनोव 225 विमान भी कहते थे। और ये किस देश के पास था? यूक्रेन के पास। तो जब इन दोनों की लड़ाई हुई थी तो रशिया ने उसको तोड़फोड़ कर दिया था। और भारत के पहले स्वतंत्रता विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है। और राकेश झुनझुनवाला जी का भी अभी निधन हो गया, और उनकी पहली एयरलाइन का नाम है अकाशा। ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री है ना, नितिन गडकरी, अभी उन्होंने मुंबई में देश की पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस को शुरू किया। इसे स्विच मोबिलिटी ने बनाया है। ये पुराने ज़माने में चलने वाली डबल डेकर बस के डिज़ाइन में बनाई गई है, और इस तरह की टोटल 900 बसें चलेंगी मुंबई में। इसमें एक बार में 90 पैसेंजर बैठ सकेंगे। आपको याद होगा, उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस, उसको अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलो बताओ, किस राज्य ने अभी नारी को नमन योजना शुरू की, जिसमें वहाँ की जो बसें हैं, सरकारी बसें, उसमें महिलाओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। और डिजिटल टिकट सिस्टम से लैस बस सर्विस को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। ये ध्यान रखना सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी अगस्त 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने नवजात बच्चों के लिए देश के पहले मानव दुग्ध बैंक की शुरुआत की? तो आंसर होगा नेपाल। तो अभी नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने एक मातृत्व और महिला अस्पताल में देश के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में स्थापित मानव दुग्ध बैंक अमृत कोष में महिलाओं से दान में मिले मानव दूध को कलेक्ट करके, पॉस्चराइज करके वह इसकी जांच और भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक ये कहाँ पे खुला था? ये मुंबई में खुला था, और ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला था। ये बात है 1989 की। आप जानते हो नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं हम? 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को सफ़ेद क्रांति का जनक उनको कहा जाता है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं।
और वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को होता है। चलो बताओ जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना था? ज़ेरी। आपको याद है अभी केरल सरकार ने अंडे और दूध योजना शुरू की आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए। और इसी तरह से राजस्थान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की, 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को 150 ml दूध मिलेगा और 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों को 200 ml। तो इतना आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अभी अगस्त 2022 में कौन सा जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया? तो आंसर होगा मंडला। तो मध्य प्रदेश का यह आदिवासी बहुल क्षेत्र देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने 2020 में निवासियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने के लिए निरक्षरता से आज़ादी अभियान शुरू किया। तो किसी भी व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कब कहा जाता है? जब वे अपना नाम लिख सकें, चीज़ों को गिन सके, मतलब संख्यात्मक ज्ञान हो, और हिंदी पढ़ने और लिखने में वो सक्षम हो। अच्छा, आपको याद होगा इसी साल के स्टार्टिंग में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया था, जिसमें टॉप पे जम्मू था, सेकंड पे डोडा और तीसरे पे था सांबा जिला। और भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम ये कहाँ पे बनेगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अच्छा, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था? झारखंड का जामताड़ा जिला। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला यह है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ अगस्त 2022 में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, जबकि दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव ये देश का पहला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब इस राज्य और इस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में अब सभी गांवों के लोगों को नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है। आप जानते हो जल जीवन मिशन, इसकी शुरुआत होती है 2019 में, जिसका टारगेट है 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पीने योग्य जल का पानी उपलब्ध कराना। अभी देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना था? मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। और आप जानते हो हर घर जल वाला देश का 100वां जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। ध्यान रखना ये, बढ़ते आगे। चलो बताओ अगस्त 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय विपणन और बिक्री कार्यालय खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा मलेशिया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में अपना पहला इंटरनेशनल मार्केट एंड सेल्स ऑफिस खोलने की घोषणा की है। तो मलेशिया में ये कार्यालय हल्के लड़ाकू विमान तेजस के साथ सुखोई 30 विमान और हॉक ट्रेनर विमान के लिए नए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा। ये कार्यालय हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में भी मदद करेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हेडक्वार्टर बंगलुरु में है, इसके अध्यक्ष हैं आर माधवन। आप जानते हो मलेशिया के साथ पहली बार हमने एक एक्सरसाइज किया था अभी, उदार शक्ति नाम से, जो कि एक एयर एक्सरसाइज था, मलेशिया में हुआ था ये। अच्छा, भारत का एक ड्रोन स्टार्टअप भी है गरुड़ एरोस्पेस, जिसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे महेंद्र सिंह धोनी, याद होगा आपको। तो अभी गरुड़ स्पेस भी अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा मलेशिया में ही। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, जहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। मलेशिया रिंगिट करेंसी है, प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कि भारत से सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल ये कौन सा देश खरीद रहा है? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अगस्त 2022 में किसानों को बीज वितरित करने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा झारखंड। तो अभी झारखंड सरकार ने टेक कंपनी सेटलमेंट के सहयोग से ब्लॉकचेन सिस्टम के आधार पर किसानों को बीज वितरित करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रणाली, ब्लॉकचेन सिस्टम को लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है, ये याद रखना। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? पारदर्शी तरीके से बीजों और अन्य योजनाओं के वितरण को सक्षम बनाना, मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना। चलो
दो प्रश्न मैं आपसे इसी से संबंधित पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने ही किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रमाण पत्र को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। चलो बताओ, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि सभी को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो बना था राजस्थान, और उस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। लेकिन याद रखना, इसमें अब बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया है। और बताओ, इथेनॉल नीति को रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और अभी सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गुजरात। अच्छा बताओ, किस राज्य का है जामताड़ा जिला जो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। देखो, झारखंड की कैपिटल रांची हो गई, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, यहां से एक पॉइंट और याद रखना, अभी प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया था। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अभी किस राज्य को पुरस्कृत किया था? तो आंसर होगा झारखंड को ही। और झारखंड के रांची से एक योजना शुरू हुई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है और कई बार हमने पढ़ी है, आयुष्मान भारत योजना। ये रांची से शुरू हुई थी, कब? 23 सितंबर 2018 को। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई? तो आंसर होगा पुणे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को शुरू किया है। इस बस को किसने बनाया? CSIR और निजी फर्म KPIT ने। अब आप मुझे पहले ये प्रश्न का उत्तर दो, CSIR के अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? बाकी अगर हम इसमें बात करें तो फ्यूल सेल ये हाइड्रोजन और वायु यानी कि एयर का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न करता है, जिससे बस को शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब इसमें से ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं उसका उत्सर्जन नहीं होता। चलो कुछ प्रश्न अब मैं आपसे पूछने वाला हूं, करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न होंगे, सुनते जाना और उत्तर देते जाना। तो बताओ, देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस अभी कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा मुंबई में। आपको याद है, उड़ीसा की सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस, उसको अभी यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और किस राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जिसमें क्या होगा, राज्य की महिलाओं को वहां की जो सरकारी बसें होती है उसमें किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। और डिजिटल टिकट सिस्टम से लैस बस सर्विस ये शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत ये कौन बनाएगा? तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड। और अगर आपसे पूछे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? असम में। और अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो ये साउथ कोरिया में। और अगर आपसे पूछे कि अभी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, इसको कहां पे लॉन्च किया गया था? दुबई में। अच्छा, एक प्रश्न आप मुझे बता दो, ये साइंस का प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। याद नहीं था तो इसे लिख लेना, मैंने बताया एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अंतरिक्ष क्षेत्र का स्टार्टअप है दिगंतारा। वे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला को स्थापित करेगा, जिसके जरिए धरती की परिक्रमा कर रही 10 सेंटीमीटर आकार की वस्तुओं पर भी नजर रखी जा सकेगी। कहां पे, याद रखना, कहां पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में। ये जो वेधशाला है ये भारत को अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करेगी, जिसमें अंतरिक्ष मलबे और क्षेत्र पर मंडराने वाले दुश्मन देश के सैन्य उपग्रह शामिल है। फिर बताइए, कौन सा राज्य पहली बार
राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है। इसे सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर विकसित किया जाएगा। ये युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल प्रदान करेगा। इसके अलावा ये छात्रों और शिक्षकों दोनों को आवास और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। देखो कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। यहीं पे सिडबी का हेडक्वार्टर मिलेगा। हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। फिर आपने पढ़ा था भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? लखनऊ में। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इनके ऊपर बुक आई थी अभी जिसका नाम है द मूंग वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। किसने लिखा? शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। फिर अभी हमने पढ़ा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी, ये बनी है उत्तर प्रदेश का वाराणसी 2022-23 के लिए। और वाराणसी से आपको क्या याद आया कि रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर है वाराणसी। अभी अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है, उसका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा सुपर वासुकी। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय रेलवे ने अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया और इसका नाम रखा है सुपर वासुकी। इसका परिचालन साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से किया गया। लंबाई की बात करेंगे तो 3.5 किलोमीटर लंबी है। टोटल डब्बे देखोगे तो 295 इसमें डब्बे आपको मिलेंगे। एक्चुअली में इस मालगाड़ी ने अभी 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा और नागपुर के राजनांद गांव के बीच में 27,000 टन कोयले को लेकर के सफर किया। इसे 6 इंजनों से खींचा गया था और इसी दौरान इसमें बताया गया कि एक स्टेशन से गुजरने में लगभग इसने 4 मिनट का समय लिया, इतनी लंबी थी ये। रेलवे के अनुसार 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर के इस सुपर वासुकी को तैयार किया गया। अच्छा, सुपर वासुकी से आपको जरूर याद आएगा 2021 में 5 मालगाड़ियों को जोड़कर के एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था वासुकी, पर वो खाली चलाई गई थी, ये भरी चलाई गई है। देखो रेलवे की बात है तो आपको याद आएंगे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। चलो मुझे बताओ, अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने? तो आंसर होगा श्रेयस होसुर। और बताओ, अभी भारतीय रेलवे ने भारत की पहली स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास के साथ में। और आप जानते हो गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। और रेल मंत्रालय बताओ देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहां पे बनाएगा? किशनगंज दिल्ली में। और भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये किस शहर में बन रहा है? तो आंसर होगा सूरत में। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? कवच। मतलब क्या हो गया अगर एक ही पटरी पे आमने सामने ट्रेन आ जाती है तो टकराने से बच जाएंगी इस स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के होते हुए। टोटल रेलवे जोन 18 है। 18वें का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। चलो आप मुझे बताओ, वडोदरा में जो आपको रेल यूनिवर्सिटी मिलेगी उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अगस्त 2022 में किस भारतीय नौसेना जहाज के द्वारा अपनी तरह के पहले समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा आईएनएस कर्ण। तो अभी 18 अगस्त 2022 को आईएनएस कर्ण में जो वाइस एडमिरल हैं विश्वजीत दास गुप्ता, उनके द्वारा अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। तो आईएनएस कर्ण इस तरह की सुविधा स्थापित करने और उपयोग करने वाली नौसेना में पहली और देश की एकमात्र सैन्य इकाई है। आईएनएस विक्रांत के बारे में तो आप जानते ही हो, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है ये। और आईएनएस ध्रुव के बारे में आप जानते हो, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है ये। और आईएनएस राजपूत ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था जिसे विशाखापत्तनम से डीकमीशन कर दिया गया। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? आईएनएस विराट को कहा जाता है। इसे हमने इंग्लैंड से लिया था, इसे भी डीकमीशन कर दिया अभी। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। वैसे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे कब बनाते थे? 8 अक्टूबर को। और अभी आर्मी चीफ नए बने थे, क्या नाम है उनका? मनोज पांडे। और आर्मी डे 15 जनवरी। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ,
अभी हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का एक नया तरीका खोजा? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। तो अभी आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नया तरीका खोजा है। गन्ने की पेराई के बाद निकलने वाले बगास से चीनी का विकल्प जाइलिटोल तैयार किया जा सकता है। तो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका विकसित किया है। उनका दावा है कि इस तरीके से तैयार किया गया जाइलिटोल चीनी का सुरक्षित विकल्प है। इसका नाम याद रखना, जाइलिटोल चीनी। जाइलिटोल ये एक तरह का शुगर अल्कोहल है जिसे प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। इसका जो प्रभाव है ये डायबिटीज रोधी और मोटापा रोधी होता है। ये दांतों में कैविटी बनने से भी रोकता है, मतलब काफी अच्छा है। अब आपने न्यूज पढ़ लिया है, अब आपके लिए कुछ प्रश्न आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। बताओ विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आंसर होगा क्यूबा को। भारत में पूछेंगे तो किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से आपको याद आएगा अगर डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यान से पढ़ते होंगे तो। अभी उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी। बता सकते हो उस योजना का नाम क्या है? अगर चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते होंगे तो उससे संबंधित आप कोई भी न्यूज पढ़ रहे हो, वो न्यूज फटाक से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी। और ये तभी होगा जब आप चीजों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होंगे और दूसरी बात, टाइम टू टाइम उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। अगर आपके माइंड में वो चीज क्लिक नहीं कर रही है तो या तो आप चीजों को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या फिर आप टाइम टू टाइम उन चीजों का रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो योजना का नाम है पंचामृत योजना। अच्छा, आईआईटी हैदराबाद से आपको याद आएगा हमारे जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में टेक इनोवेशन सेंटर तिहान का उद्घाटन किया था। मतलब यहां पे ड्रोन से संबंधित विकास कार्य होंगे। चलो बताओ, देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके अनुसार सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दें देश में टोटल 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। तो अब ये बनेगा लखनऊ में। ये नाइट सफारी कुकरेल वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। चलो आप मुझे बताओ, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुलेगा, ये आपको याद रखना है। और इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से एक पारंपरिक मॉडल के निर्माण पर खर्च की गई राशि को 1/4 तक कम करने की उम्मीद है। मतलब पारंपरिक तौर पे जैसे हम ईंट पत्थर से जो पोस्ट ऑफिस बनाते हैं उसमें मान लो 100 रुपए का खर्च आता है, तो इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को बनाने में 75 रुपए का खर्च आया है। इसका निर्माण किसने किया? लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बंगलुरु के हलासुरु में इसका निर्माण किया जा रहा है। और इस तरह से याद रखेंगे आप कि लार्सन एंड टुब्रो ये वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। लार्सन एंड टुब्रो स्थापना हुई थी इसकी 1946 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसके सीईओ SN सुब्रमण्यन है। आप जानते हो हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, बताओ उन्होंने किस आईआईटी में भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा इसका आईआईटी मद्रास में। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये कहां पे बनकर तैयार हुआ था? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। और याद रखना, भारत में पहली बार किस शहर के शोधकर्ताओं ने रिसर्चर्स ने पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन आई कॉर्निया बनाया है? तो आंसर होगा हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने, और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा मैक रदरफोर्ड। तो अभी 17 वर्षीय ब्रिटिश पायलट है मैक रदरफोर्ड, और अभी एक छोटे से विमान से अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन गए। कितनी उम्र है? 17 साल, मात्र 17 साल। उन्होंने ये रिकॉर्ड केवल 150 दिनों में बनाया। अच्छा, रदरफोर्ड से आपको एक नाम याद आएगा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस का है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? याद आया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये भी बता दो? जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। आप जानते हो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह है। और भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी बनी थी।
और नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जोया अग्रवाल। याद रखना ये सब, पढ़ते आगे। कि अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोराडिया आइलैंड का उद्घाटन किया है। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर टोटल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेंगी। तो एलस्टॉम के द्वारा निर्मित ये ट्रेनें निम्न स्तर के शोर के साथ चलते हुए केवल भाप और संघनित पानी का उत्सर्जन करेंगी। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से यात्रा कर सकती है। अच्छा, जर्मनी से आपको याद आएगा कि कुछ समय पहले हमने पढ़ा था जर्मनी में ही पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन भी लॉन्च हुई थी। कैपिटल इसकी बर्लिन है, करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर और नए चांसलर बन गए ओलाफ स्कॉल्ज। आपको पता है यहाँ के जो पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, अभी इनका नाम न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को पीस प्राइज 2022 मिला इनको। आप जानते हो 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी कर रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहां से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा नागपुर में। तो महाराष्ट्र के नागपुर में महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत और दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत सहायक जो भी उपकरण होते हैं उनके वो बांटे जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। अच्छा, नागपुर से आपको 2 पॉइंट और याद आएंगे। एक तो नागपुर में ही लॉन्च हुआ था दृष्टिबाधित जिनको दिखता नहीं है उन लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष। और अभी नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर भी बना है जिसकी लंबाई कितनी है? 3.14 किलोमीटर है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, करंट अफेयर्स के होंगे सारे, आप बताना देखिए कितना पता है। पहला प्रश्न, बताओ अभी किस स्पेस एजेंसी ने कहा था कि वो दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी? तो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि अंतरिक्ष सभी के लिए है। अच्छा बताओ, किस आईआईटी ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। और इस पोर्टल का नाम क्या रखा था? स्वराज बिलिटी। याद आया? और आप जानते ही हो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 दिसंबर को। और आपको याद आएगा आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। बता सकते हो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा मनी, MANI, मनी। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक इसका उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक इसका उद्घाटन किया और इसका नाम क्या रखा? स्मृति वन। तो स्मृति वन ये एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में यहां आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से ज्यादा लोगों के नाम यहां पे अंकित है। तो भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 करोड़ एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार ये देश का पहला ऐसा स्मारक है। ये स्मारक जनवरी 2001 के भूकंप के बाद इस त्रासदी से उबरने वाले लोगों के जज्बों को दर्शाता है। इस भूकंप का जो केंद्र था वो भुज में था। चलो मुझे आप बताओ, किस राज्य ने भारत के पहले भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बनाया किसने था? आईआईटी रुड़की ने। अब ये तो था करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। अब यहाँ एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर होगा रिक्टर स्केल। और स्टडी ऑफ अर्थक्वेक किसे कहते हैं? भूकंपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर होगा सिस्मोलॉजी। आप जानते हो भूकंप के दौरान कौन सी वेव्स उत्पन्न होती है? तो सिस्मिक वेव। अच्छा, भूकंप नापने का यंत्र क्या कहते हैं उसको? सिस्मोग्राफ। ये सारे इससे रिलेटेड स्टैटिक प्रश्न है और ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी तरह से मान लो अगर आपसे पूछें, एक वायु दाब मापने का यंत्र भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, बैरोमीटर है, सबको पता होता है ये। और उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? पायरोमीटर।
जबकि समुद्र की गहराई मापने का यंत्र होता है फेदोमीटर। तो ये याद रखेंगे सारे